उनकी उपलब्धि ये है कि हर ब्लॉक में उनका एक बीजेपी का कार्यालय खुल गया है और उनका ये जो 400 का नारा है कि 400 में 400, तो उनके 400 कार्यालय खुल गए हैं। वहाँ मैनेज करते हैं। जौनपुर देख लीजिए, जौनपुर देख लीजिए, एक दिन पहले टिकट सारा मैनेजिंग डायरेक्टर एक बैठा हुआ है, दिल्ली में पूरा मैनेज करता है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, सुलभ भारत की टीम जौनपुर से होते हुए अयोध्या, अब देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट रायबरेली में आ चुकी है। राहुल गांधी यहां से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बना दिए गए हैं। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से ही एमएलसी हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बातें करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि राहुल गांधी के आने के बाद क्या माहौल बन रहा है रायबरेली में। तो क्या नाम हुआ भैया? बीपीएन सिंह। बीपीएन सिंह जी, राहुल गांधी जी आ गए हैं, माहौल बदलेगा कि नहीं? हाँ, हमारा तो संसदीय क्षेत्र अमेठी है, रहते हम छोड़ के आए हैं अमेठी। रायबरेली हमारा कर्म भूमि है। हाँ। यहाँ हम नौकरी करते हैं और कमाते हैं। बाकी जन्मस्थली हमारा गौरीगंज है। तो भली भांति हम परिचित हैं, दोनों संसदीय क्षेत्र से बगल बगल है दोनों संसदीय क्षेत्र। जहाँ तक बात राहुल गांधी का है, तो राहुल गांधी एक चेहरा तो है ही है बड़ा। इस समय कांग्रेस का जो मुख्य बिंदु है वो राहुल गांधी जी हैं। तो राहुल गांधी जी के आने से सुगबुगाहट और गर्माहट तो बदल गई है रायबरेली की। 2-3 दिन नामांकन के बाद से बहुत चर्चित सीट हो गई है। आप अमेठी के रहने वाले हैं और अमेठी के लोग कहते हैं कि भाई राहुल गांधी डर गए, डर के अमेठी छोड़ के रायबरेली भाग गए। नहीं, ये तो सही कह रहे हैं, उनको वहां से नहीं भागना चाहिए। उनके कार्यकर्ताओं की जो बेइज्जती हो रही है, कम से कम आप हारे थे, कम से कम वहां लड़ते, वो बेचारे आ रहे हैं कि राहुल आएंगे, बेचारे रो रहे हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। इंतजार में थे उनको। 26 अप्रैल रटते रहे वो वहां से छोड़ के यहाँ चले आए, जहाँ पे मजबूत है कांग्रेस, इसी वजह से। लेकिन ऐसा नहीं करना था उनको। अमेठी से किसी न किसी अच्छे चेहरे को लड़ाना था। PL शर्मा को लड़ाना है, जिसको कोई जानता ही नहीं है। अब हम बताएंगे, देखो जैसे भाजपा रणनीति बनाती है, कांग्रेस की भी अपनी एक रणनीति है। KL शर्मा को वहां से उतारने का अपना एक कारण है। क्या कारण है? सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा अगर उस सीट पे ब्राह्मण लाभी सबसे ज्यादा है। गौरीगंज और अमेठी को मिला के 5 सदस्य विधानसभा को मिला के एक संसदीय क्षेत्र है अमेठी। वहां पे सबसे ज्यादा ब्राह्मण हैं और KL शर्मा भी ब्राह्मण हैं। और जो चीजें बड़े स्तर के नेता जो काम करना चाहिए तो वो ये छोटी छोटी बातों पे इन्वॉल्व होकर सांसद काम कराए, वो अच्छा नहीं होता। अगर प्रधान का काम प्रधान तो प्रधान कराएगा, DDC का काम DDC का DDC कराएगा। छोटी छोटी बातों पे खुद को इन्वॉल्वमेंट में डाल के काम कराना ये गलत चीज है। कौन इन्वॉल्वमेंट कर रहा है? सांसद जी वहाँ की छोटी छोटी बातों पे। हाँ। तो उनका संसदीय क्षेत्र क्यों नहीं इन्वॉल्व होंगी? बिल्कुल नहीं। वही तो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। अगर काम सुई से होना है तो आप फरसे से करेंगे? नहीं करेंगे ना, वो सुई वाला ही काम अपना कर देगा। अब आपको कपड़ा सीना है। कहती हैं कि राहुल गांधी डर गए, राहुल गांधी मैदान छोड़ दिए। ये सत्य है। सबसे सुनिए, सबसे ज्यादा चेंजिंग कहाँ हुई? कितने भाजपा ने कितने जो चुन के सांसद गए थे, कितने सांसद को हटा के दूसरे को टिकट दिया है। अरे आपके बगल, आप जौनपुर से भी हाल ही में आ रहे हैं, वहां पे हटा के कृपा शंकर सिंह को दे दिए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि किसको हटा के दे दिए? इससे पहले जो ज्ञान प्रकाश सिंह करके कोई था, उनको हटा के कृपा, जो कि कांग्रेसी और गृह मंत्री थे, उप गृह मंत्री वहां के थे मध्य प्रदेश। आप तो यहाँ लाके आप कैसे उंगली उठा सकते हैं कांग्रेस पे कि भाई बिल्कुल आइए सर, आइए। भाई दूसरे कैंडिडेट डर रहे हैं क्या? डर रहे हैं क्या? दूसरे कैंडिडेट को वहां से लड़ने नहीं दिया जा रहा है। कृपा सिंह आप कैसे उंगली उठा सकते हैं? कांग्रेस ने वहां से हटा के दूसरे को खड़ी कर दिया। अरे कांग्रेस के सेनापति है। मैं बता रहा हूँ सेनापति। अरे हम तो बता रहे हैं, अपनी सीट परंपरागत सीट थी। मैं बता रहा हूँ, अमेठी परंपरागत सीट है कांग्रेस की। कांग्रेस का गढ़ है, राजीव गांधी का घर कहा जाता था। इस बार भी रहेगी, हर बार रहेगी सीट। अलग थोड़ी ना है। जैसे किसी माता पिता के 2 पुत्र होते हैं तो अलग थोड़ी ना होते हैं। अब राम और लक्ष्मण अलग थोड़ी ना, राम श्याम अलग थोड़ी ना है। नहीं, उससे मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर माँ बाप और माता पिता पुत्र होते हैं 2-2, तो कोई अपने पुत्र को 5 साल हारने के बाद हाथ दिखा के नहीं चला जाता। अभी रैली में आए थे, ये जो चल रहा है जोड़ो यात्रा, नहीं, ये यूपी वाला जो चल रहा था, न्याय वाला, वहाँ पे आए, मुश्किल से 5 मिनट 5 साल बाद अमेठी में आए। चुनाव हारने, स्मृति ईरानी उसमें चुनाव 2014 में हारी थी, कंटिन्यू अमेठी से
टच में थी। उसकी स्मृति ईरानी की यही मजबूती है। राहुल गांधी तब भी नहीं गए, अब भी नहीं गए, अभी एक उसी रैली में गए थे। इसी वजह से उनको पता है कि वहां पे जब रोड शो सही से नहीं कर पा रहे हो तो वहां चुनाव जीतोगे, क्योंकि उनका इंटरफेयर है नहीं, वो हाथ दिखा के चले जाते थे। उसी वजह से वहां पे अब कुछ भी कोई कहे, लेकिन वहां पे जो कांग्रेस कार्यकर्ता और बुनियादी जो उनके मजबूत करने वाले कांग्रेस को, तो वो बचे नहीं, क्योंकि ऐसा इन्होंने माहौल बना दिया। अभी हाल ही में आप देख लीजिए, जितने भी सोशल मीडिया हर जगह है कि राहुल लड़ेंगे, अमेठी से लड़ेंगे, प्रियंका यहाँ से लड़ेंगी, ये है वो। एन वक्त पे केएल शर्मा आ गए। आप बताइए, केएल शर्मा है कोई अच्छे उसमें कि अमेठी और गौरीगंज स्मृति ईरानी को टक्कर देते हैं? कह रहे हैं कि 5 साल हाथ हिलाने के बाद आप स्टार्ट कर दिए, सुल्तानपुर बॉर्डर मुंशीगंज पे खत्म होता है, ठीक है, यहाँ पे आप बिहार लास्ट बॉर्डर है। हम दोनों संसदीय क्षेत्र का बता रहे हैं। धरातल पे 10 साल हो गया भाजपा को, एक काम रोड को, यहाँ की बात करो, रायबरेली की बात करिए। 3 काम होता है हाँ, किसी की भी बात परिवार का भरण पोषण 3 चीज पे होता है। अगर मैं सक्सेस हूँ, मुझे रोजगार मिला, तो हम अपने घर के 4 सदस्य को खिला सकते हैं, आप भी खिला सकते हो। क्या कह रहे हैं? रायबरेली और अमेठी में पिछले 10 साल में एक कोठरी नहीं मिली है केंद्रीय योजनाओं की। बाकी बची बात जो है कांग्रेस की, रायबरेली अमेठी की, तो पूरे देश में रायबरेली और अमेठी जैसा जिला एक भी नहीं है जहां इतनी केंद्रीय योजनाएं हैं। कहते हैं साहब, लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी जी यहाँ से चुनाव जीतती हैं, सर्टिफिकेट लेती हैं, चली जाती हैं, दोबारा लौट कर नहीं आ पाती हैं, जिला विकास समिति गठित नहीं हो पाती है, जिसकी अध्यक्ष स्वयं सांसद होता है जिले का, इस वजह से जिले का विकास रुका रहा है। देखिए वो हैं राष्ट्रीय स्तर की नेता, उनका जो काम है केंद्रीय योजनाएं लाना, लोगों को जॉब देना, लोगों को रोजगार देना, वो सब करती हैं। रेल कोच कारखाना खुला, 1300 परिवार डायरेक्ट लाभान्वित हुए, लोकल के वहीं के, उनके घर के लोगों को नौकरी मिली, उनके घर के लोगों को रोजगार मिला, उनके घर के लोगों को 4 गुना मुआवजा मिला। और रायबरेली को खड़ा किया कांग्रेस ने आईटीआई की बदौलत। सबसे पहला प्रोजेक्ट था रायबरेली का आईटीआई। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं लगभग हर मोहल्ले से 10-20, हर गांव से 10-20 लोग भर्ती किए गए, जिसकी वजह से रायबरेली खड़ा हुआ। और लगातार तब से एनटीपीसी, आप केंद्रीय योजनाएं गिन नहीं पाएंगे, आप घूम नहीं पाएंगे 3-4 दिनों में। छोड़िए आप रायबरेली अमेठी दोनों का मैं बता रहा हूँ। मैं पूरे हिंदुस्तान में रायबरेली और अमेठी जैसा जिला नहीं है, और वो केवल करने वाला कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस है। अच्छा, पिछले 10 सालों में एक कोठरी नहीं मिली है दोनों जिलों में। दिनेश प्रताप सिंह भी तो हैं यहाँ से, मंत्री हैं। अब ज्यादा बोलना, हम लोग लोकल हैं। जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो आप कह रहे हैं रायबरेली का विकास नहीं हुआ, रायबरेली का विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन जो ग्रामीण स्तर पे अगर थोड़ा सा देखा जाए तो सड़कों वगैरह का थोड़ा सा काम, और वो अवरुद्ध हुआ है, तो वो केवल दिनेश सिंह और जैसे यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता थे उनकी बदौलत। आज से अगर 20-25 साल पहले देखे तो दिनेश सिंह की स्थिति क्या थी, वो कैसे थे, आज उनके पास क्या है। अगर आज उनके ऊपर ईडी की जांच बैठा दी जाए या इनकम टैक्स से उनकी जांच करा दी जाए तो उनकी हालत पतली हो जाएगी। हमें लगता है कि वो अभी जैसे ही कैबिनेट मिनिस्टर हैं। हाँ, तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सत्ता में आ गए हैं इसलिए है। अगर सत्ता में ना होते, कांग्रेस में होते, तो क्या हालत होती उनकी। आज कांग्रेसी है तो वो पुराने कांग्रेसी ही ना। जो आदमी स्कूटर से चलता था आज वो भी फॉर्च्यूनर से चल रहा, तो उनकी संपत्ति के बारे में कोई बात नहीं होती है। उनकी संपत्ति के बारे में बात कोई नहीं होती, क्योंकि वो एक बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो है रखे हुए हैं, तो जैसे कोई दाग लगता है तो धुल दिया जाता है। अच्छा, ये बड़ा एक आरोप है, विपक्ष का एक आरोप है कि साहब गांधी परिवार जहां से चुनाव लड़ता है फिर वहां लौट कर नहीं जाता है चुनाव जीतने के बाद। हमारे यहाँ तो जब से देश आजाद हुआ तब से फिरोज गांधी जिस कैंटीन में आप खड़े हैं, पहला चुनाव फिरोज गांधी जी लड़े रायबरेली से, उसके बाद लगातार इंदिरा गांधी, 2 बार फिरोज गांधी रहे, फिर इंदिरा गांधी, उसके बाद जो है सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी। जब से देश आजाद हुआ रायबरेली, अरुण नेहरू शायद एक आध बार लोग चेंज हुए, लेकिन वो भी लगभग उनकी फैमिली के ही थे। बाकी उन लोगों ने कभी रायबरेली अमेठी को नहीं छोड़ा। अच्छा, यहाँ का जो रायबरेली का जो चुनाव है, ये किन मुद्दों के आधार पर लड़ा जाएगा? क्या गांधी परिवार के नाम पर लड़ा जा रहा है? क्या गांधी परिवार का होना ही यहाँ का मुद्दा है? गांधी परिवार ने इतना किया है, और पिछले 10 सालों से देश की दुर्दशा नौजवान देख रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूँ,
तो विश्व वो भी तो बात करते हैं कि जो है अरे अब रोजगार है, बेरोजगारी इतना है, राशन देना कोई वो नहीं है, नौकरी देना है, कोई वैकेंसी फाइनल नहीं हो रही। मैं कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो यथार्थ है कि इस समय बीजेपी में तानाशाही दबा के है, और तानाशाही इस वजह से क्योंकि विपक्ष एकदम लत्ता हो गया, मतलब विपक्ष में दम नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि विपक्ष मजबूत न होने के कारण मनमानी चल रही बीजेपी में, बेरोजगारी, शिक्षा, कोई भी वैकेंसी यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ लीक हो ही रहा है पेपर। क्यों, ऐसा क्या सिस्टम है कि हर बार लीक हो जा रहा है? मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंगें खड़ी हो जा रही हैं, न एक सर्जन, न एक फिजिशियन, न एक अमेठी में केवल एक हॉस्पिटल है, संजय गांधी हॉस्पिटल, वो भी 1.5 महीने के लिए बंद करवाया किसने? सबको पता है, आप तो न्यूज वाले हैं। वो भी कांग्रेस की देन है, वो भी कांग्रेस की एक हॉस्पिटल। आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, प्रदेश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज उपलब्धि है उनकी। आप यहीं बगल तिलोई है, आप चले जाइए साहब। उनकी उपलब्धि ये है कि हर ब्लॉक में उनका एक बीजेपी का कार्यालय खुल गया है, और उनका ये जो 400 का नारा है कि 400 में 400, तो उनके 400 कार्यालय खुल गए हैं। इतना उन्होंने अगर अस्पताल और शिक्षा पे काम किया होता तो आज उनको जो है हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र इन पे काम नहीं करना पड़ता। और आपको हम बता दें कि जो एक निहायते कमीना और जुआरी आदमी होता है, वो अपना असली दांव आखिरी जो बाजी होती है ना, जो जुआरी होता है, वो अपना आखिरी दांव मंगलसूत्र पे ही लगाता है, लेकिन जीतता नहीं है वो। तो ये आज उनकी यही हालत है, उन्होंने मंगलसूत्र पे अपने आखिरी चाल लगा दिए, लेकिन वो भी जीतेंगे नहीं। ये हालत है बीजेपी की, आप ये जान लीजिए। कहते हैं कि अगर नहीं जीतेंगे तो राम मंदिर ताला लग जाएगा। राम मंदिर में ताला काहे लग जाएगा भैया? काहे राम मंदिर में बंद करने वाले वही है क्या? बड़ा वंशज कौन है? हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, हमसे बड़ा क्षत्रिय हम लोग हैं। तुम ठाकुर मेरे, साफ साफ लिखा हुआ है। हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, हमको बताएंगे कि राम किसके हैं किसके नहीं? राम हमारे हैं। हम बता रहे हैं सबसे बड़ी चीज बेरोजगारी। बार बार कहते हैं 9वीं फेल तेजस्वी यादव को। अरे 9वीं फेल कम से कम था, 20 साल में एक भर्ती नहीं लाया, 1.5 लाख टीचर हुए, उसमें मेरा भाई भी एक जूनियर में। आज रोजगार मिला? कितने परिवार के 4 लोगों को रोजी रोटी मिली कि नहीं मिली? 5 किलो चावल दे देने से सर कुछ नहीं होगा, रोजगार देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। ये शर्मनाक बात है कि 140 करोड़ लोगों में आपको 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा है, और आप बता रहे हो हम विश्वगुरु हैं। 200 साल बाद अंग्रेजों से को देश से आजाद कराया गया, और दोबारा कॉर्पोरेट का गुलाम बना दिया जा रहा है। पिछले 10 सालों में दोबारा कॉर्पोरेट का गुलाम बनाया जा रहा है देश। महाशक्ति बन रहा है देश, आप कह रहे हैं गुलाम। महाशक्ति 80 करोड़ लोगों को अन्न मिल रहा है, आप बता रहे हो महाशक्ति बन रहा है। काहे का महाशक्ति नहीं बता रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं। अरे वो बाबू मानते हैं, आप इसे उपलब्धि मानते हैं। बताइए कि अगर आप 80 लाख लोगों को राशन देना पड़ 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, तो आप इसे उपलब्धि मानते हैं? आप इसे कैसे देखते हैं? आप खुद आप आत्ममनन कीजिए इसका कि आप इसको किस स्तर से देखते हैं। नहीं जीतते वहाँ मैनेज करते हैं। जौनपुर देख लीजिए, भारत पाकिस्तान जौनपुर देख लीजिए, एक दिन पहले टिकट, सारा मैनेजिंग डायरेक्टर एक बैठा हुआ है दिल्ली में, पूरा मैनेज करता है। कहाँ हम हार रहे हैं, कहाँ जीत रहे हैं, सट से मैनेज करता है। अपने आप से एक चुनाव ये केवल मैनेज से जीत सकते हैं, खुद के दम से ये एक चुनाव नहीं जीत सकते। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हो चुका, बहुत हो चुका, 10 साल आदमी देख रहा है। अब चुनाव आया, पाकिस्तान मुसलमान शुरू हो गया, बिल्कुल है ना। तो अब आदमी जागरूक हो चुका है, आदमी जान चुका है। गोदी मीडिया अब बहुत ज्यादा बरगला नहीं सकती पब्लिक को, तो अब बस इस चुनाव में पता चल जाएगा। अच्छा, क्या लगता है बड़ी ताकत आप किन लोग लोगों हैं? के आधार पर वोट होने जा रहा है? सबसे बड़ी ताकत आप लोग हैं, और आप हमारी ताकत हैं। बिल्कुल। और आप दिखाना स्टार्ट करिए सच। अपने आप सबसे बड़ा फैक्टर इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है। आप दिखाना चालू करेंगे सही चीज ना, धरातल पे क्या है, तो लोग बदलना चालू करेंगे। ये 4, 5, 6, 7, 8 चैनल और उसका जो मेन एंकर है मोदी सुबह से वही, जैसे लालू साहब बोले नहीं थे, सेम वही चल रहा है। जो भैया बोले केवल ध्रुवीकरण। भाई साहब 15-20 साल पहले हमारे भी मोहल्लों में मुस्लिम वगैरह सब थे, सबसे यार आना था। आप जाके गांव चले जाइए, आपको एक लड़का साथ में बात करने वाला नहीं मिलेगा।
एक लड़का दूसरे समुदाय का, अगर आप क्षत्रिय हैं, एक ब्राह्मण बात करना नहीं चाहता, एक यादव बात नहीं करना चाहता, एक मौर्य बात नहीं करना चाहता, एक मुस्लिम बात नहीं करना, क्यों? पहले था 10 साल पहले सब एक जगह इकट्ठा होते थे, सब भाई बन के रहते थे, सब बात करते थे। ऐसा ध्रुवीकरण ऐसा किए बर्बाद हो गया, एक आदमी दूसरे से बात नहीं करना चाह रहा। ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं साहब, तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे मायावती जी हो या स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, ऐसे लोग जातिवाद करते हैं, ये जातिवाद कर रहे हैं। अच्छा, आप नहीं कर रहे हैं। 2014 में मध्य प्रदेश का पूरा चुनाव लाडली बहना पे हुआ, उसके आइडल कौन थे? शिवराज सिंह चौहान। सबसे बड़ा चेहरा किसका लगाए? शिवराज सिंह चौहान का। छाप किसको दिए? मोहन यादव को। क्यों? सबसे ज्यादा यूपी में कितने सीट हैं? 80 सीट संसदीय क्षेत्र, सबसे ज्यादा यादव यहीं पे हैं। यादव और ओबीसी की वोट को तुम नहीं कर रहे हो जातिवाद। शिवराज सिंह बेचारे मेहनत करके अंत में उनको क्या मिला? उनको झुंझुना। बाबा जी नहीं पकड़ोगे तो ईडी, चाहे तुम शिवराज हो, चाहे तुम नरेंद्र तोमर हो, कोई हो, करना है तो भाजपा करना है बस। अगर कुछ किए तो सीधा। क्या वजह? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। किन मुद्दों के आधार पर इस बार चुनाव होना बस चाहिए? विकास, बेरोजगारी, विकास नहीं हुआ है, बेरोजगारी बहुत है। विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ ही नहीं है। नहीं विकास, हम रायबरेली की बात कर रहे हैं ना अपनी। रायबरेली में तो विकास नहीं हुआ है, ना रायबरेली में हुआ ना अमेठी में। जी क्या कह रहे हैं? विकास केवल गोदी मीडिया में हुआ है, बस, और विकास कहीं नहीं हुआ। किस तरीके का विकास हुआ है गोदी मीडिया जो में? गोदी मीडिया दिखाता है, हाँ। बस वही विकास है। धरातल पर कुछ नहीं हुआ। धरातल पे आप चलिए, दिखा दीजिए कहीं एक कोठरी में, कह रहा हूँ पूरे 10 सालों में रायबरेली जिले को और अमेठी जिले को मिली हो तो कहते हैं सांसद जी आपकी आई नहीं इसलिए नहीं दिए। कहाँ नहीं आई? सांसद जी ने तो अपनी सांसद निधि खर्ची ही की, उसमें क्या दिक्कत है? वो बिल्कुल आई, बिल्कुल रहती, बिल्कुल पूरा ख्याल रखती हैं, लोगों के टच में रहती हैं, और वो राष्ट्रीय नेता हैं। उनके लिए पूरा हिंदुस्तान उसी तरह है। अच्छा, जिस तरीके से राहुल गांधी जी इस सीट पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं, वो भी एक राष्ट्रीय नेता है जी। तो जो ये सीट को वीवीआईपी तबका मिल जाता है, क्या उससे सीट का या यहाँ के क्षेत्र के लोगों का नुकसान नहीं होता है? आप यहाँ ना इंटरव्यू करके आप गांवों में घुसिए और माइक्रो इंटीरियर्स में, वहां पे जाके आप बात करिए। यहाँ के भाजपा प्रत्याशी अपना बूथ नहीं जीत पाएंगे, और उनके 2 बूथ हैं, एक शहर का एक गांव का है, और दोनों में एक नहीं जीत पाएंगे। बाकी फाइट की तो आप लोग बहुत दूर जाने दीजिए। कहते हैं चुनाव एक तरफा हो गया है। हाँ, कांग्रेस की तरफ है, एक तरफ है। और बीजेपी का विकास ठीक वैसे हुआ है जैसे कोरोना वैक्सीन का, जो राम को लाए थे ना, वही आज राम से मिलवा भी रहे। आप देख रहे हैं कि ऐसी वैक्सीन कांग्रेसियों ने पिछले 70 साल में प्लेग, पोलियो, इन सब के टीके बनाए। ये होती है उनकी गारंटी, राहुल की गारंटी। ठीक है कि कोई उंगली नहीं उठा। क्या नाम है आपका? अजीत चौधरी, प्यार से लोग कामरेड कहते हैं। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कोई उंगली नहीं उठा सकता। आज 10 साल में केवल जो कोरोना की वैक्सीन आई है ना, आज हमारे जैसे आपके नौजवान सिर्फ 35 साल की अवस्था में हार्ट अटैक से मर रहे हैं। उसका ठीक से जो है परीक्षण नहीं हुआ, उस पर केस हुआ और केस हारा और कंपनी ने कबूला, और सिर्फ उसकी वैक्सीन इसलिए बेची गई कि उस कंपनी के जो आधार पूना वाले जो हैं, उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है। अब ये समझ लीजिए चंदा चोरों की पार्टी है, चंदा चोरों की सरकार है। अब इससे ज्यादा और कुछ विकास नहीं हो सकता था। जो राम को लाए थे वही राम से मिलवा भी रहे हैं। कृष्ण की बारी है। अब कृष्ण की बारी नहीं, इनसे कह दो कि अब हनुमान को बुलाएं और संजीवनी बूटी लाएं, ताकि जो यहाँ का युवा जो वैक्सीन लगवाए हैं वो बच सके। नहीं तो ये देश जो है कुछ ही दिन में समाप्त हो जाएगा, और कुछ बचा नहीं है। ये है, ये बीजेपी की सच्चाई है। अच्छा, राहुल गांधी अगर यहाँ पे आ चुके हैं और अमेठी की जनता बड़ा इंतजार कर रही थी, तो जिस तरीके से अमेठी छोड़कर यहाँ रायबरेली में आए हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं और वो देश में इतना पॉपुलर हो जाए। आप देखिए, एक व्यक्ति का जो स्टेमिना होता है, उनका जो मानसिक लेवल है, जिस व्यक्ति को पूरे देश की मीडिया ने केवल ये घोषित कर दिया हो, पप्पू घोषित किया हो, सिर्फ चंद पैसों के लिए। आप ये समझ लीजिए वो बाहर से पढ़ा हुआ, कोई ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा नहीं है, ब्लैक बेल्ट अवार्डेड है। आप ये समझ लीजिए वो उस व्यक्ति का मानसिक लेवल। आपको मैं 4 बार अगर गाली दूंगा ना, आप हमारे गांव नहीं आएंगे। वो व्यक्ति पूरा देश घूम रहा है,
आप समझिए उसकी मानसिक स्थिति को। और एक बार नहीं, दो दो बार पूरे देश का भ्रमण किया है, तो वो उस मानसिक लेवल पे तो उनको पूरा देश पसंद करता है, पूरा देश इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री शहजादे कहते हैं। तो शहजादे हैं वो, लोगों के, जो देश के लोग हैं उनकी आंखों के शहजादे हैं। हर माँ के लिए, हर भाई के लिए उसका भाई, हर माँ के लिए उसका बेटा, और हर बहन के लिए उसका भाई उसकी आंखों में शहजादा ही होता है। और राहुल गांधी इस देश के शहजादे हैं। समझ रहे हैं? आपका पिता भी आपकी नजरों में शहजादा होगा और पिता की नजरों में आप उसके शहजादे हैं। तो राहुल गांधी यहाँ के शहजादे हैं और उनको ये रायबरेली जिला जो है शहजादा बना के भेजेगा भी। क्या मार्जिन रहेगा? मार्जिन एक तरफा चुनाव है, पहले ही बताया जा चुका है। हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। किसकी? दिनेश सिंह की, भाजपा की। चाचा हंस रहे हैं, क्या सही कह रहे हैं? नहीं, जमानत तो नहीं जब्त होगी, लेकिन मैं कहता हूँ सबकी पॉलिसी एक जैसी है। चाहे कोई पार्टी हो, जिसको मौका नहीं मिलता वो ईमानदार बना घूमता है, और जिसको मौका मिलता है सबके एक जैसे काम होते हैं। और कांग्रेस को बर्बाद करने वाले उन्हीं के कैंडिडेट हैं जो उनके प्रतिनिधि बने थे। उन्होंने इससे उनको वाकिफ भी नहीं कराया कि इसकी ये बदहाली है। इस जिले की बदहाली वाकिफ नहीं कराया। हाँ, कांग्रेस के जीता जो, जो रास्ते अच्छे रहते थे उन्हीं से ले जाके दिखाते थे। अगर इस स्थिति में पहुंचे हैं वो, तो उसके जिम्मेदार उनके प्रतिनिधि हैं, उनके साथ चलने वाले हैं। उनको यथार्थ से कभी परिचित ही नहीं कराया। नहीं, ये कंडीशन आती नहीं। और जहाँ भाजपा की बात, भाजपा तो सत्ता में थी, उसको अपने काम पे वोट मांगना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो जो सब लोग बोले हैं, बेरोजगारी। वो धर्म कर्म सब कुछ करें, लेकिन लोगों को रोजगार दें। जो उनको करना है वो करें। हम प्रधानमंत्री मन से बोलते नहीं रोजगार बारे में। सर, बोले ना बोलने से नहीं मतलब है सर, जो दिखता है वो हटना चाहिए। जैसे जो बेरोजगारी आज आप देख लीजिए, पुलिस की भर्ती विश्व रिकॉर्ड थी। पूरे विश्व में इससे बड़ी भर्ती कोई नहीं हुई, और वो भी कैंसिल हो गई। बेरोजगारी उसी भर्ती से पता चलता है। विश्व रिकॉर्ड का मतलब है चीन को भी पीछे छोड़ दिया बेरोजगारी में। तो सर अब आप समझ लीजिए कि बेरोजगारी खत्म हो जाए, लोगों को रोटी मिलने लगे। और ये चंदा के बारे में मैं नहीं बोलता, लेकिन ये जो दे रहे हैं अनाज, इसकी क्या जरूरत? आप परमानेंट इलाज करिए किसी चीज। कहते हैं कि भाई कोरोना के समय जब लोगों के पास खाने को नहीं था तब हमने दिया। अरे सर, हम कह रहे हैं किसी चीज का इलाज, ये कब तक 5 किलो राशन देंगे? उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था, फैक्ट्री खोलें, कारखाना खोलें, लोगों को रोजगार दें। चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दे, चाहे सरकारी दे, जो भी दे, परमानेंट हो कि वो कमा खा सके। आज किसी के पास अपने आप शौचालय बनवाने का पैसा नहीं है, किसी के पास अपना घर चलाने के लिए पैसा नहीं है। अब आप 5 किलो राशन दे रहे हो, 1 महीना चल जाएगा किसी का? 5 किलो 10 किलो में किसी का परिवार चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो इसलिए सर, जो भी हो, एक टेम्परेरी व्यवस्था हटा के अस्थायीकरण के बारे में सोचे, कि घर गरीबी खत्म करने के बारे में सोचे, गरीब बनाए ना रखें। जो मेरा व्यक्तिगत विचार है। कहते हैं गरीबी आप खत्म करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भारत बनेगा। अरे सर, उनके कहने से कुछ नहीं हो रहा है। जो धरातल पे देखे, पेपर पे और वो जो मंच पे बोलने से कोई मतलब नहीं। जो उनको सड़कों पे दिखाई नहीं देता, गरीबी दिखाई नहीं देती है। गांव में आप जाके देखो क्या स्थिति है। हम कह रहे हैं सर, मैं ना तो किसी पार्टी से जुड़ा हूँ ना कुछ नहीं। मुझे लगता है कि जो देश की बेरोजगारी है वो खत्म हो जाए बस, और हमारा कोई कौन करेगा खत्म? सर, मोदी जी करें, चाहे जो भी सत्ता में आए। उसका एक मुद्दा होना चाहिए कि देश की जनता की बेरोजगारी। क्योंकि सर आप भी अभी नौजवान है, आपको भी लगता होगा कि मुझे भी परमानेंट जॉब मिल जाए, तो जो ये दर जी कहते हैं कि मंच से कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लटका देगी। ये भड़काऊ भाषण से कुछ नहीं होता सर। इसके पहले कांग्रेस थी कहाँ? कोई कहीं देखो सर, ये मंदिर मस्जिद हर जिले में है। मथुरा, काशी, बनारस, जहाँ भी मंदिर है वहाँ मस्जिद सब जगह। ये लड़ाने वाले भाषण, जो मुझे लगता है इस तरह की बातें सब पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं। अगर ध्रुवीकरण करना चाहो, वर्गीकरण करना चाहो, पृथक करना चाहो, लोगों को एक जगह खड़े होने ना दो, इस तरह की बातें करके, तो ये पॉलिटिक्स कोई हमारे समझ में नहीं आती। पॉलिटिक्स हो जो विचारधारा, सद्भावना से जुड़ी हो, सब लोग आपस में मिलजुल के काम करें, देश के टुकड़े ना हो, आपस में मतलब विद्रोह ना हो। मुझे ये लगता है सर, विद्रोह होना कोई अच्छी चीज नहीं है। चलिए।